लंदन के पास बर्मिंघम शायर में यूके इंडिया वीक के हिस्से के तौर पर मुनक्किद लीडर्स समिट को खिताब करते हुए हिंदुस्तान के नौमुंतखब वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर यानी एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बाकायदा कारोबार चलता है, बल्कि आराम से फलता फूलता है, और यही वजह है कि यह कारोबार वहां की सरकार को एक नॉर्मल पड़ोसी जैसा व्यवहार जो करना चाहिए, अपने हमसाए के साथ अपने हमसाए की तरह जो व्यवहार करना चाहिए, उस बर्ताव को करने से हमेशा रोकता है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि यह मुल्क सोचता है कि दहशतगर्दी ही पड़ोसी के खिलाफ एक जरूरी तरीका है। दुनिया में यही वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसने दहशतगर्दी को बाकायदा एक इंडस्ट्री के तौर पर तैयार किया। एस जयशंकर ने इंटरनेशनल कानून पर मबनी दुनिया के सिस्टम में खलल डालने वाले मुल्कों की तनकीद करने के लिए ब्रिटेन जैसे मुल्कों से और सरगर्म होने की अपील की कि वो और ज्यादा इस मामले में तेजी दिखाएं। दरअसल पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए ज्यादातर मामलों में एक बुरा पड़ोसी साबित हुआ है। हमने उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया, उसने किराए के दहशतगर्दों के जरिए मुबैना जिहाद को प्रमोट किया। हम लाहौर गए तो उसने कारगिल किया, मुंबई, पठानकोट, पुलवामा और न जाने क्या क्या है। और कश्मीर में जिस तरह से हथियार देता है दहशतगर्दों को, मिलिटेंटों को बाकायदा ट्रेनिंग देकर यहां भेजता है, गड़बड़ी कराता है, और एक मुबैना जिहाद जिसे मजहब का आवरण पहना करके, ढाल बना करके वो कश्मीर में ये काम कर रहा है। एक बार पंजाब में भी गड़बड़ करने की कोशिश की थी, वहां निपटा गया। बीच बीच में खालिस्तान मूवमेंट को वहां भी फरोग देता रहता है। तो मतलब वो ये सोच कर चलता है कि एक पड़ोसी की तरह हमें नहीं रहना है, वो उनकी फॉरेन पॉलिसी का दबा छुपा हिस्सा है। अपने आप को विक्टिम बताना कि हम ही जी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, देखिए हमारे बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, हमें अफगानिस्तान के साथ हमारे को क्या दिक्कतें पेश आ रही है, हमें कितना भुगतना पड़ रहा है, हम वहां उनसे निमट रहे हैं। इस तरह से प्रोपेगेंडा करना, और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के और साथ में ईरान भी इनसे मुतासिर है, ईरान ने भी इनसे हाथ जोड़ रखे हैं और वो भी सख्ती से इनसे निपटता रहता है, वहां भी ये वही हरकतें करते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक बेहतर पड़ोसी की तरह, बेहतर हमसाए की तरह नहीं रहना उनकी अपनी दबी छुपी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, जिसे एस जयशंकर ने उजागर किया। और कहीं ना कहीं अपनी इस बात के जरिए उन्होंने अपने आगे के मंसूबे बता दिए कि पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी और बातचीत अब साथ साथ नहीं चलेगी, जैसा कि मोदी हुकूमत 2 का भी स्टैंड है। इसी पर हम बात करेंगे, बहुत अच्छे मेरे साथ मेहमान हैं, लेकिन पहले मेरे 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी ये चर्चा, ये डिबेट चलेगी। हमारा आज का पहला सवाल है कि दहशतगर्दी का कारोबार पाकिस्तान को कहां तक ले जाएगा, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है और जयशंकर ने भी कहा, एस जयशंकर ने, कि बाकायदा एक इंडस्ट्री के तौर पर वहां पर टेररिज्म तैयार किया जाता है, उसको फरोग देता है, फलता फूलता है। दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान ने हमसायों के साथ सुकून से रहने के सारे मुतबादिल, सारे विकल्प खो दिए हैं? कितनी कोशिश की हम लोगों ने भी, हर लेवल पर हम बात करते हैं, कोशिश करते रहे, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। तीसरा सवाल, मोदी दौर 2 की फॉरेन पॉलिसी क्या पाकिस्तान को सही राह पर ला पाएगी? आपने बिश्केक में भी देखा था किस तरह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इमरान खान के साथ सुलूक किया था, न नजरें मिलाई न हाथ मिलाया। मैसेज साफ था कि हम आपकी हरकतों को अब नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो चल गया जब तक चलना था, अब ये नहीं चलेगा। चौथा सवाल, कश्मीर में पाकिस्तान परस्त दहशतगर्दों की सफाई की मुहिम कितना अहम कदम है? लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, हर दिन 2-4 मिलिटेंटों का सफाया किया जाता है। पहले उनको हथियार डालने के लिए कहा जाता है, जब नहीं मानते हैं, फायरिंग करते हैं, तो फिर क्रॉस फायर किया जाता है। तो जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, कितना अहम यह कदम है? और हमारा आज का 5वां सवाल है कि दहशतगर्दी के कारोबार से पाकिस्तान को आखिर फायदा क्या होता है? यह भी हम अपने डिफेंस एक्सपर्ट से, अपने फॉरेन पॉलिसी के जानकार से, और सफीर रहे हैं अलग अलग मुल्कों में, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इंडस्ट्री अगर वहां चलाई जा रही तो उसका फायदा क्या है, क्यों वो चला, इतनी बदनामी के बाद भी क्यों इस पर वो कायम है? इस पर बात करना बहुत जरूरी है। चलिए इस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ जो खास मेहमान हैं उनका तारुफ भी मैं आपसे करवाना चाहूंगा। हमने आज अपने साथ जोड़ा है
जेके त्रिपाठी साहब को, साबिक सफीर रह चुके हैं, बहुत सारे यूरोपियन मुल्कों, अफ्रीकन मुल्कों में अपनी खिदमात को अंजाम दे चुके हैं, फॉरेन पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। जब इस तरह की बातें होती तो मैं उनको अक्सर अपने प्रोग्राम में शामिल करता हूं। सर, आपका स्वागत है, खैर मकदम है। हमने अपने साथ रविंद्र सचदेव जी को भी जोड़ा है। वो भी बहुत बड़े माहिर हैं फॉरेन पॉलिसी के, और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को, उसको समझना हो तो इनसे बेहतर कोई शख्स हो नहीं सकता। उनसे मैं जानकारी लूंगा। कर्नल संतपाल जी मेरे साथ हैं, मेरी खुशकिस्मती है, आप डिफेंस के बहुत बड़े जानकार हैं, और किस तरह से हम पाकिस्तान से निमट रहे हैं, जो कार्रवाइयां चल रही हैं, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। साथ में नीतू डबा जी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की लीडर हैं, अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं। नीतू जी, आपका भी स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं इस बातचीत की। पहले तो मैं नीतू जी के पास जाऊं, लेकिन पहले मैं जरा हमारे इन मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से बात करना चाहूंगा जो कि एक्सपर्ट हैं इन मामलों के। तो सबसे पहले सर मैं आपके पास आना चाहूंगा, रविंद्र जी के पास सबसे पहले जाना चाहूंगा। रविंद्र जी, जो बात एस जयशंकर साहब ने कही, सीधे तौर पर आज कही, और एज अ फॉरेन मिनिस्टर आज उन्होंने बहुत सख्त बात कही, पाकिस्तान को सीधे, ये कोई नई बात नहीं है हालांकि, लेकिन साफ कहा कि एक अच्छा पड़ोसी नहीं बन पाया, बैड पड़ोसी है, मुसीबत है, और एक अच्छा हमसाया जैसा होना चाहिए। सुकून के साथ दो मुल्क रहे, सुकून के साथ पड़ोसी रहे तो हम भी डिस्टर्ब नहीं रहते हैं, लेकिन वो नहीं बन पाया। और बाकायदा वहां पर एक इंडस्ट्री तैयार की है दहशतगर्दी की, जिसमें फरोग दिया जाता है और वो फलती फूलती है। इसका फायदा क्या होता होगा पाकिस्तान को, ये जरूर बताइए। देखिए, मैं इन जो टॉपिक्स आपने पूछे इसमें जाऊंगा। इससे पहले मैं थोड़ा एक बिगर पिक्चर पे ले जाना चाहता हूं, जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने आज कहा है। एक तरह से मेरे ख्याल से भारत को, हमें अब ये मौका है हमारे पास, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक डॉक्ट्रिन, जो कहते हैं ना ओवर आर्चिंग फिलॉसफी, प्रिंसिपल लाना चाहिए दुनिया में। और वो प्रिंसिपल क्या हो जिसको लेकर के भारत दुनिया में मेरे ख्याल से 70, 80 या 100% टॉपिक्स को हम डिस्कस या नेगोशिएट कर सके। वो प्रिंसिपल मेरे ख्याल से जो अप्लाई करेगा, कैन बी ओनली वन प्रिंसिपल, लिव एंड लेट लिव। अभी आप देखिए जो जयशंकर जी ने कहा, और जो आप भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे होगा, कब हो सकता है कि पाकिस्तान हमारे साथ सुकून से रहे, राइट? ये जो सारी चीजें हैं, ये तभी हो पाएंगी जब ये आइडिया लिव एंड लेट लिव हर तरफ फैलेगा। मतलब पाकिस्तान भी सोचेगा मैं भी जीऊं और जीने दूं, भारत भी ये कहे हम जीते हैं, हम आपको जीने देंगे। आपका एक और प्रश्न है एंड में आकर के कि पाकिस्तान ये टेररिज्म करता क्यों है, फॉर एग्जांपल, राइट? काफी उसके हिसाब से बेनिफिट्स एंड ऑल उसके लिए हैं, शायद वो सोचता है। बट अगर आप पाकिस्तान के जूतों में, उसके शूज में जाइए, तो देखिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमेशा ये रही है, उन्हें लगता है कि भारत से, इंडिया से उन्हें बहुत खतरा है। उन्हें अपना जैसे कहने एग्जिस्टेंस का ही खतरा है, और उसी खतरे को लेकर के उनकी मिलिट्री या उनके टेररिज्म, जो भी सारी स्ट्रैटेजीज हैं, उस खतरे को रोकने के लिए वो अपने हिसाब से चलती है। तो हम भी उन्हें कहें लिव एंड लेट लिव, हम भी रहेंगे, हम आपको भी जीने देंगे, आप भी रहो, आप हमें भी जीने दो। तो हमारी तरफ से कब उनको कहा गया सर, कब ये इशारे दिए गए कि हम आपको तस्लीम नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं? ऐसा तो कभी नहीं कहा गया। एब्सोल्युटली, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि हमें इस पूरे मैसेज को एक सिंपल वर्ड्स में, देखिए जैसे मोदी जी ने आज की तारीख में भारत के अंदर हमने कहा हुआ है सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास। अब एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल है हमारी सरकार का, राइट? इस प्रिंसिपल से कोई डिसएग्री नहीं कर सकता जी। इसी तरह का एक प्रिंसिपल हमें दुनिया में लेके जाना चाहिए, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान। अभी जो G20 में ट्रंप, चाइना वगैरह जो सारी इश्यूज है ना हमारी, मेरे ख्याल से अगर हम इस मैसेज को लेकर के, और अच्छा मौका है अभी G20 में, हम अपनी एक नई पूरी डॉक्ट्रिन मोदी 2 की जो हो, शुड बी लिव एंड लेट लिव। बट इसमें यह नहीं है कि हम दबेंगे किसी से, हम भी अपना पूरा अहम, अपना फर्म स्टांस आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं सर, लेकिन ये कितनी बार हमने करके देखा, जब उनकी जो पॉलिसी है या उनका जो तरीकाकार है, उसमें एक जिहाद नाम का लफ्ज शामिल है। वो बाकायदा कहते हैं कश्मीर में चल रही जिहाद। आप उनके टेलीविजन चैनल देख लीजिए, उनके अखबार पढ़ लीजिए, जिसमें वो कहते हैं कि कश्मीर में चल रही जिहाद के लिए मुजाहिदीनों को आज ये कहा कि क्रिया, मुजाहिदीनों को वो मदद की, और पाकिस्तान उनको मॉरल सपोर्ट करता रहेगा। डंके की चोट पर कहते हैं, वो डरते नहीं किसी से। मैं एक छोटा सा पॉइंट कहकर खत्म करता हूं, फिर आई एग्री। तो उस लिव एंड लेट लिव को अलग रखिए, मेरा बात है अम्ब्रेला प्रिंसिपल होना चाहिए। बट पाकिस्तान के साथ अभी हमारा फिलहाल वही रवैया रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा कि हमें टाइटन करता रहना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो आने वाली है सामने, अक्टूबर तक जो डेडलाइंस हैं, और अलग अलग स्ट्रैटेजीज के जरिए
चाहिए जैसे भी हम पाकिस्तान को एक तरह से जितना हम कॉर्नर कर सके, जितना हम रोक सके, दैट शुड बी एंड इज। आज जयशंकर जी ने भी जो यूके में जो लेक्चर दिया वीडियो से, उसमें भी उन्होंने ये कहा ब्रिटेन से कि आप भी स्टेप फॉरवर्ड करो, सब देश स्टेप फॉरवर्ड करें ताकि पाकिस्तान को हम एक तरह का कॉर्नर कर सकें और रिफॉर्म करने का प्रयास कर सकें। कितना होगा वी कैन नॉट से, तो ये चलता रहेगा, बट इसी तरफ हमें प्रयास करने पड़ेंगे। कर्नल संतपाल जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, पाकिस्तान को जैसा कि रविंदर जी कह रहे हैं कि रिफॉर्म करने का हम प्रयास करते रहे, साइडलाइन करते हुए क्या इसके बाद भी उसे एहसास होगा? क्योंकि एस जयशंकर ने जो आज बात कही कि उनके यहाँ तो बाकायदा ये एक इंडस्ट्री है, उसको वो फलते फूलते देखना चाहते हैं और बाकायदा उनकी सरकार, और जब उनकी सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करती दिखती है जनता की चुनी हुई सरकार ये जनता को दिखाने के लिए, तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी बाधक बनती, क्योंकि तैयार तो इन्होंने किया है और ये कभी नहीं चाहेंगे कि हिंदुस्तान के साथ नॉर्मल ताल्लुकात हो। इसी में उस इंडस्ट्री का फायदा है। जी इमरान साहब, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि हमारा जो विभाजन के बाद हमारा जो ऐतिहासिक राजनीतिक मुद्दों पे हुआ, जो बहुत एक घृणा अविश्वास हो गया हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर, उससे पहले हमारे जो रिलेशन थे भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आज भी वही हैं। आज भी हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और हमारा जो प्रबल दुश्मन भी नहीं है। मैं कहूं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है ऐसा नहीं है, वहां कॉमन टू कॉमन आदमी मिलना चाहता है। पर यहां की जो इंडस्ट्री है, जो ये जिहाद जो चला रखा है, ये एक आर्मी का एजेंडा है, ये एक बिजनेस है। वो लोग जो है कश्मीर को इशू बना के, अगर वहां की आर्मी की कट डाउन, वहां पे डेमोक्रेटिक अच्छी तरह गवर्नमेंट आ जाए, मजबूत सशक्त गवर्नमेंट आ जाए, आर्मी की पावर कर्टेल कर दी जाए। आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जनरल मुशर्रफ ने कारगिल के टाइम पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट और जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग नवाज शरीफ साहब थे, उनको भी अंधेरे में रखा और उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। क्योंकि आप देखें उससे पहले लाहौर के टाइम पे लाहौर बस सर्विस सेवा की वाजपेयी जी ने, और उससे पहले मैं जाऊं आई.के. गुजराल साहब ने मधुर संबंध बनाने के लिए इनको मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा दिया कि उनकी आर्थिक स्थिति उतरे, और उनका बड़ा प्रयास था, लेकिन आर्मी ने वो डीरेल किया। उसके अलावा मेरी सर्विस डिफेंस की 20 साल जो कश्मीर में रही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये आर्मी को प्रोपेगेंडा है। नवाज शरीफ साहब ने काफी कोशिश की कि हमारे जो है आपस में रहे, और कॉमन टू कॉमन लोगों का प्रोग्राम, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, मोस्ट फेवरेबल नेशन, ये सब कुछ दिया उन्होंने। लेकिन वहां पे ये जो प्रोपेगेंडा है, ये इनको सूट करता है, और इनकी जब तक पावर कर्टेल नहीं करी जाएगी और डेमोक्रेटिक वहां पे प्राइम मिनिस्टर मजबूत नहीं होंगे, ये हमारे रिलेशन ऐसे ही होते चले जाएंगे। थैंक यू। और इसमें इमरान खान भी कुछ बहुत बड़ा किरदार निभाते हुए फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। पुलवामा हुआ जिस तरह से, और उसके बाद उनका जो रवैया रहा, उन्होंने इसकी निंदा तो की, लेकिन पाकिस्तान ने उसके लिए कोई बड़े ईमानदार प्रयास नहीं किए, और आज भी उनकी वही हालत है। मैं आपके पास आना चाहूंगा जेके त्रिपाठी जी। जेके त्रिपाठी जी, सिर्फ कश्मीर में हम ही परेशान नहीं है, पाकिस्तान से ईरान भी अपनी सरहदों में वहां भी परेशान है। वहां पर भी उनके दूसरे किस्म के जो मिलिटेंट तंजीमें हैं, वो भी धार्मिक रूप से उनको, जिस तरह से वो शिया सुन्नी वाला एंगल है, वहां के कई सुन्नी आतंकवादी, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं, ईरान में वहां भी गड़बड़ करते। जब हमारे यहाँ पुलवामा हुआ था तो एक हफ्ते पहले उन्होंने ईरान में वो इसी तरह की हरकत की थी, वहां पर जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर भी यही हरकत की थी। तो ये दोनों तरफ से, हर तरफ से इनका ये काम है। तो ऐसे में कैसे विश्वास का माहौल पैदा होगा, और कोई भी पड़ोसी उनका डिस्टर्ब रहेगा। जब अफगानिस्तान से कट्टरपंथी इनको डिस्टर्ब करते हैं, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान वगैरह जो है घुस करके इधर डिस्टर्ब करते हैं, तब ये रोना रोते हैं कि हाय हम तो बर्बाद हो गए, हाय हमारे बच्चों को मार दिया, सबसे ज्यादा पीड़ित तो हम हैं। तो ये जो दिखाने की पॉलिसी और अपनी जो हरकत है, उस पर कहीं ना कहीं पर्दा डालते रहो। देखिए, इसका अभी कोई तोड़ या कोई उपाय, कोई विकल्प नहीं है फिलहाल, क्योंकि पाकिस्तान जिस हालत में पैदा हुआ, जिस हालत में बढ़ा और जिस ओर बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ये तब तक नहीं संभव होगा जब तक कि पाकिस्तान की सेना जो है पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर में काम करने के लिए न तैयार हो जाए। आप देखिए, पाकिस्तान, आप अगर शुरू से देखें, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट रहा है। पाकिस्तान का निर्माण ही इसीलिए हुआ कि मुसलमान पाकिस्तान, हिंदुस्तान, भारत में नहीं रह सकते सुरक्षित, इसलिए उनको एक अपना पाक जमीन चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। लेकिन विडंबना ये थी कि विभाजन के बाद जितने मुसलमान पाकिस्तान गए, उससे ज्यादा हिंदुस्तान में रह गए।
क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान को अपना मुल्क बनाना बेहतर समझा। और वहां जो गए वो भी सेकंड क्लास सिटीजन माने जाने लगे कि पंजाबी अलग, सिंधी मुसलमान अलग, मुहाजिर अलग, कराची वाले अलग। तो ये सब चीजें पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम थी। और पाकिस्तान के शुरुआत के हुक्मरान कुछ इतने कमजोर थे कि क्योंकि जिन्ना साहब की तो डेथ हो चुकी थी बड़ी जल्दी, 48 में इतने कमजोर थे कि उनको बस एक ही चीज लगी कि उनको बैश इंडिया वाली बात, हेट इंडिया वाली बात, उनकी सारी विदेश नीति का केंद्र बिंदु ही भारत सरकार से नफरत रहा। शुरू में हमें भी ऐसा करने की कोशिश की गई, लेकिन हम उस दायरे से हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, अब हम विश्व समुदाय में आ चुके हैं। अब पाकिस्तान में क्या है कि आप देखिए उसके 72 साल के एग्जिस्टेंस में या तो वो डायरेक्टली आर्मी से कंट्रोल में रहा मार्शल लॉ में, अयूब खान, याहिया खान, जनरल जिया और उसके बाद मुशर्रफ, और या इनडायरेक्टली कठपुतली सरकारें बन के बैठती रही। तो अब आपके इस सवाल का भी जवाब इसमें कि टेररिज्म के कारोबार से पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। देखिए, पाकिस्तान एज सच मुल्क को फायदा नहीं होगा, फायदा होना है उसके एक तबके को जो आर्मी है, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं पाकिस्तान की भाषा में। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत का एरिया पाकिस्तान से कितना ज्यादा है, पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, बॉर्डर लाइन कितनी बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान के पास भारत की सेना की आधी सेना है जी, सिर्फ आधी, 1/6 होनी चाहिए कायदन। हाँ, लेकिन ये इसलिए कि जब तक मिलिट्री के हुक्मरान ये नहीं दिखाते रहेंगे कि बॉर्डर पर हमें पूर्वी बॉर्डर पे भारत से या उधर अफगानिस्तान से खतरा है, तब तक उनकी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी। अपनी इम्पोर्टेंस जारी रखने के लिए वो ये दिखाते हैं, और ये दिखाने के लिए उनके हाथ में हथियार होता है टेररिज्म। टेररिस्ट को पालते हैं, पैदा करते हैं, पालते हैं, बढ़ावा देते हैं, ताकि और मजहब की चादर उनको अच्छे से उड़ा करके ताकि वो उसमें बिल्कुल ढले रहें। मजहब एक ऐसी चीज है जिससे कि फिर इंसान के जज्बात उभर कर आते हैं और वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाता है। और ये पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हथियार है जिहाद, कथित जिहाद हम इसको कहते हैं, मुबैना जिहाद। हिंदुस्तान के वो बाकायदा अपने अखबारों में, अपने टेलीविजन में इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। जिहादियों को हमने फरोग देने के लिए ये किया, जिहादियों को हथियार प्रोवाइड कराया, पाकिस्तान जिहादियों को मॉरल सपोर्ट करता है, मुजाहिदीन को, और जिहादियों भी बोलते हैं, मुजाहिदीन भी बोलते हैं। नीतू डबास, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब जिस तरह की हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है, अगर मोदी दौर 1 की बात करें और मोदी दौर 2 में भी सीधे इशारे, कोई बात नहीं होगी, कोई डायलॉग नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं है जब तक आप अपने तरीकों को सही नहीं कर लेते। ये फॉरेन पॉलिसी कितनी कामयाब होगी और क्या इससे बड़ा फायदा दिखता है? क्योंकि है तो हमारा पड़ोसी, और अटल जी ने भी एक बार कहा था कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। बिल्कुल इमरान जी, पड़ोसी हम बदल नहीं सकते, लेकिन अगर सबक सिखाने की जरूरत है तो उसको सुधार सकते हैं। मैं आपने जो भी बात की, मैं उसी बात में एक जो हाल फिलहाल जो तमाम मीडिया चैनलों में भी एक वीडियो चलाया था, एक राना जावेद करके एक जो टेररिस्ट, उससे पहले वो पाकिस्तान की आर्मी में था, जिसने अपना एक पूरा वाकया रखा, उसने वो पूरा रिकॉर्डेड किया और उसने कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगा, शायद मैं नहीं बचूंगा, लेकिन मैं कमजोर पड़ गया हूं इसीलिए, लेकिन मैं जिंदगी से थक चुका हूं। तो उसने उस पूरे वाकया में जो बात हम चर्चा यहां पर कर रहे कि किस प्रकार पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, और ट्रेनिंग बकायदा पूरे ट्रेनिंग कैंप उनके चलते हैं। मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू में खुद ये बात कही थी बाकायदा, उन्होंने बताया कि हमने जिन लोगों को तैयार किया इंडिया के खिलाफ तैयार किया, जब वो हमारे ऊपर ही उल्टा आते हैं तो फिर हमको तक दिक्कत हो जाती है, बाकी वो गुड है हमारे लिए जब तक वो इंडिया के खिलाफ रहते हैं। तो उसमें वो वाकया इसलिए लेकर आना चाहती हूँ क्योंकि एक आम नागरिक है जो अपने जीवन और अपने जीवन यापन के लिए काम करे, कि वो स्कूल में बच्चा था, उसको वहां पर जो लोग वहां स्कूल में पहुंचे कि कश्मीर में जो है हमारे जो है जिहाद करना है और हमारी जो बहनें हैं, उन बहनें माएं उनके साथ जो है रेप हो रही हैं, इस तरह की ऐसी घटनाएं उनके सामने रखी, उनका ब्रेन वॉश किया। उसके बाद पहले वो कह रहे कि मैं 5 साल आर्मी में रहा और मैं हैरान रह गया जब मैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पहुंचा तो बकायदा वहां पर आर्मी के सामने ट्रेनिंग कैंप चलते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान जो है हमेशा से समर्थन करता रहा है। अब मैं आती हूं मोदी सरकार की बात।
पहली सरकार में ही हमने पूरी तरह से जो है मोदी जी ने आते ही खुला मैसेज दे दिया था कि किसी भी प्रकार का अगर यहाँ पर अगर हमारे यहाँ पर अगर शहीद होते हैं या इस पर हमारे ऊपर अगर हमला होता है तो उसका दो टूक जवाब दिया जाएगा। और तमाम हमने लगातार चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे मसूद अजहर को पाकिस्तान ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने तक, या फिर ग्लोबल पूरे विश्व के स्तर पर जो है जयशंकर ने कहा कि उसको आइसोलेट करने की बात हो, पूरी तरह से उसको जो एक तक कमजोर करने की स्थिति है वो कमजोर किया जाएगा। आर्थिक रूप से दबाव डाला जाए, सैनिक रूप से दबाव जाए, या फिर कोई प्रतिक्रिया स्वरूप, सब तरह के जवाब दिए जाएंगे, ये स्पष्ट तौर पर है। और इसका असर पाकिस्तान को अलग थलग करने में तो है, इसके साथ ही आप कश्मीर में देखिएगा कि इस जो हमारे लिए क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या बनती है उसकी हरकतों का असर हमें सबसे ज्यादा कहां भुगतने को मिलता है, वो कश्मीर में। आज ही अमित शाह जी गए, हुर्रियत की जो एक जबान पिछले दिनों से बड़ी बदली हुई है, क्योंकि फंडिंग कहीं ना कहीं वो रुक चुकी है। कितने लगातार वहां पर जो है पत्थर फेंकने वाले, वहां पर जो घटनाएं हम लगातार खुलेआम देखते थे, आर्मी के खिलाफ जो है आर्मी के टैंकों पर हमले होते थे, बच्चे वहां पर हमले करते थे, तमाम ऐसी चीजों पर नियंत्रण आ रहा है। वो जो एक फंडिंग होती थी वो रुक रही है, तो उन चीजों का परिणाम दिख रहा है। और जहां लगेगा कि इस समस्या के समाधान के लिए अगर 2 कदम बढ़ाए जाए तो एक पॉलिटिकल विल है, पूरा देश देख रहा है, और मुझे लगता है पूरा पैनल भी इस बात से सहमति रखेगा कि मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमें जो भी स्टेप लेने की जरूरत पड़ेगी वो लिए जाएंगे। रविंदर जी, ये सरकार ने अपनी नीति और नीयत तो बता दी है और उस पर अमल भी कर रही है, लेकिन दुनिया के स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर हम पाकिस्तान को किस तरह पूरी तरह से अलग थलग कर पाएंगे, क्योंकि वो दुनिया के सामने भी प्रोपेगेंडा करता है, अपने आप को सबसे बड़ा विक्टिम बताता है, और कुछ मुल्कों के साथ उसके मफाद भी जुड़े हुए हैं। चाहे चाइना की अगर हम बात कर लें, अमेरिका उनके एयरबेस का इस्तेमाल करता है, अमेरिका को भी उनकी जरूरत है, चाइना को भी उनकी जरूरत है, तो वो वहां पर कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग करके फायदा उठा लेता है। तो हमारी इस सरकार की, क्योंकि पिछली सरकारों ने तो इसमें बड़ी नाकामयाबी ही हासिल की है, लेकिन मोदी दौर 2 में जो कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने पर यकीन करता है और जिसका रिजल्ट भी दिखता है, जो बात नीतू जी ने भी कहा कि बहुत सारी चीजें हुई हैं, हम पाकिस्तान को वाकई दुनिया में किस तरह से नंगा कर सकते हैं, उसका असली चेहरा दिखा सकते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं। कुछ हद तक या काफी हद तक पाकिस्तान की रियलिटी जो है पिछले 10-15 वर्षों में मोर और लेस दुनिया में क्लियर हो गई है, एटलीस्ट स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में बहुत क्लियर है। अमेरिकन थिंक टैंक्स हो, यूरोपियन थिंक टैंक्स हो, सिक्योरिटी एजेंसीज हो, सबको पाकिस्तान का असली रवैया स्टाइल समझ आ गया है। 1 सेकेंडली, बट यस, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा का तरीका काफी अच्छा है, काफी एग्रेसिव है। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा काफी करता रहता है दुनिया में, राइट, वो अलग है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो आप कह रहे हैं कि हम कितना अलग थलग कर पाएंगे या कर पाए हैं, कुछ हद तक तो हम प्रयास कर ही रहे हैं। काफी कॉर्नर हो गया पाकिस्तान, राइट, हम इन्हीं रास्तों पे और चलते रहेंगे जैसे भी, आई विल कम टू दैट। बट पाकिस्तान का देखिए एक एडवांटेज है पाकिस्तान के पास, उसकी ज्योग्राफी। पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है, ओके, वो उसको चीन से भी बेनिफिट है, चाइना को पहुंचना इधर वार्म वाटर्स ऑफ अरेबियन सी वगैरह में, गल्फ में, राइट, प्लस चाइना के लिए वो अच्छा टूल है भारत को पुश बैक करने के लिए। चाइना के लिए वो अच्छा अपॉर्चुनिटी लॉन्च पैड है अफगानिस्तान में जाने के लिए। अमेरिका को भी अफगानिस्तान में गुड तालिबान बैड तालिबान शांति करके अमेरिका को अपने ट्रूप्स वापस ले जाने हैं और लॉजिस्टिक्स भी पहुंचानी है नेटो की, वहां भी पाकिस्तान का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज हैं अपने को किसी ना किसी तरह से एडवांटेजेस पोजीशन में पोजीशन करने की। बट ये जो उसकी अपॉर्चुनिटीज हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें उनको टाइटन और कम करना है। 1 सेकेंडली, देखिए हर देश, हमारी चाहे जितनी भी अच्छी, जितनी भी स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजीज हो, हम जितने भी स्ट्रांग देश हो, हर देश अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे चलेगा। हमारे कोई फ्रेंडशिप पे कोई देश नहीं चलता है, हर देश अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखता है। आज की तारीख में रशिया भी पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, पाकिस्तान को आर्मामेंट्स दे रहा है, क्योंकि उसका सेल्फ इंटरेस्ट उसे पाकिस्तान से भी दिख रहा है कुछ। तो हमारे ये प्रयास रहेंगे। एंड पाकिस्तान के पास एक और भी एक तरह से कहिए ऑक्सीजन का सोर्स है, जो कि है इस्लामिक कंट्रीज। आप जो भी कहिए, सऊदी अरेबिया, प्रिंस आते हैं तो कैसे उनसे फायदा उठाना
है, कैसे उनसे पैसे झटकना है, ये भी हमने देखा। हाँ, ये भी हमने देखा। वो करते हैं, वो करेंगे। सऊदी अरेबिया में तो पाकिस्तान की आर्मी वहां प्रोटेक्शन देती है रॉयल फैमिली को, बट एट द सेम टाइम हमारे रिश्ते भी सऊदी से अच्छे हो रहे हैं। पर ये तो नहीं होगा कि सऊदी केवल हमारे साथ चलेगा, पाकिस्तान को हेल्प नहीं करेगा, ये तो इम्पॉसिबल है। यूएई सिमिलरली, यूएई ने अभी हमें जो पुलवामा बालाकोट में विंग कमांडर अभिनंदन के एपिसोड में यूएई और मसूद अजहर वाले में भी यूएई ने काफी हमें भारत के साथ स्ट्रेटेजिकली अलाइन हुए काम किया है, राइट। बट यूएई पाकिस्तान को भी $6 बिलियन दे रहा है, तो वो कंट्रीज भी वहां हेल्प। और आप अभी ईरान का जिक्र कर रहे थे, ये जो अरब कंट्रीज हैं, एटलीस्ट सऊदी अरेबिया एंड यूएई और इनके लिए ईरान इनका मॉडल एनिमी है। उस मॉडल एनिमी को डाउन या प्रेशराइज करने के लिए पाकिस्तान उनको हेल्प करता है। तो ये मैट्रिक्स चलती रहेगी, हमारे प्रयास चलते रहेंगे, बट की वही रहेगी कि बार बार जहां हमें मौका मिले हम प्रेस डाउन करें। और पाकिस्तान आई थिंक कॉर्नर तभी होगा जब चाइना को भी इस चीज का पेन, दर्द महसूस होगा फंडामेंटलिस्ट टेररिज्म का, जो कि उनकी वेस्टर्न प्रोविंसेस में हो रहा है। एक वो है। दूसरा, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी तहस नहस हो जाएगी जो हो रही है अभी, कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पाकिस्तान को रियली डिसाइड करना पड़ेगा, जो बात अभी पहले हो रही थी कि मिलिट्री लीडरशिप को साइड होना पड़ेगा, सिविक गवर्नमेंट को लीडरशिप में आना पड़ेगा। एक लास्ट पॉइंट मैं और कहता हूं इसी कड़ी में, जो इंडस्ट्री की बात कही जयशंकर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, हमारे जयशंकर जी ने, जिहाद तो इंडस्ट्री है ही, टेररिज्म पाकिस्तान की आर्मी इटसेल्फ इंडस्ट्री है। पाकिस्तान आर्मी कंट्रोल्स मोर देन 12% ऑफ पाकिस्तान लैंड पाकिस्तान आर्मी के पास है। उनकी फाउंडेशंस हैं, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाती हैं, शिपिंग कंपनी चलाती है आर्मी, हाउसिंग एजेंसी चलाती है आर्मी। पाकिस्तान की 100 जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं पब्लिकली लिस्टेड, उन 100 में से 30 कंपनीज जो हैं आर्मी के ओन्ड हैं। तो आर्मी इटसेल्फ इज आल्सो एन इंडस्ट्री आल्सो। जिहाद और टेररिज्म भी इंडस्ट्री है, आर्मी भी इंडस्ट्री है। और आर्मी को अपना अपना महत्व बनाने के लिए काफी कुछ चीजें करती रहती है, जो हम सब जानते हैं और बात भी हो रही है। जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है फॉर एग्जांपल, राइट, उसमें जो एड आ रही है, कंस्ट्रक्शन अव्वल तो चाइनीज कंपनीज करके पैसा ले जा रही है, राइट, बट जितनी भी पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन कंपनीज काम कर रही हैं उनकी ओनरशिप पता है क्या है? मेजॉरिटी पाकिस्तान आर्मी की कंपनीज है, तो उन्हें वहां भी बिजनेस मिल रहा है। तो पाकिस्तान आर्मी इटसेल्फ इज आल्सो इनटू द बिजनेस। पाकिस्तान आर्मी इज आल्सो इनटू द बिजनेस ऑफ दूसरे भारत का या जो भी अफगानिस्तान का खतरा दिखा के अमेरिका से एड लेना, वो अब बंद हो गया है, चाहे, राइट। और तीसरा है जो टेररिज्म की जो इंडस्ट्री बन गई है पूरी, लोग जाते हैं, चैरिटीज हैं, वो पैसा देती हैं, और माइंड ब्रेन वॉशिंग कैसी होती है, से भी बहुत पैसा आ रहा है, सऊदी से भी बहुत पैसा आता है। और बाकायदा वो कश्मीर तक अगर हम देखें, हमारे कश्मीर तक भी वो इंस्टीट्यूशंस उनके चल रहे हैं, वो ब्रेन बनाने का काम करती हैं। वो पैसा वहां भी लग रहा है, और वो पाकिस्तान में तो बाकायदा ट्रेनिंग में लग रहा है, इधर स्कूलों में वो सब लगाया जा रहा है, ताकि इस तरह से बच्चों को भी तैयार किया जाए अलहदगी के लिए। मतलब ये बड़ा लेवल पर काम हो रहा है, इसलिए इसको इंडस्ट्री कहा है जयशंकर ने। ये यहां से लेकर वहां तक पूरी चल रही है, इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है।